श्वेता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 12 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीएसईबी ने जारी किया एसटीईटी 2025 का एडमिट कार्ड। 14 अक्टूबर को होगी ऑनलाइन परीक्षा। आवश्यक फोटो, आईडी और नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। भोजपुर छपरा 4 लेन अब होगी 6 लेन। पटना, छपरा और भोजपुर का सफर होगा सुरक्षित, जाम से मिलेगा छुटकारा। बीएसईबी ने जारी किया डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स सेट। उम्मीदवार 11 से 13 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क देना होगा 50 रुपए। 12 नवंबर को मौर्य अवलोक में लगेगा पासपोर्ट अदालत। लंबित मामलों का होगा ऑन द स्पॉट निपटारा। आवेदक सीधे अदालत में अपने आवेदन ले जाकर करवा सकते हैं समाधान। एक्टर अरशद वारसी ने पटना में चखा लिट्टी चोखा। फिल्म भागवत के प्रचार के लिए पहुंचे पटना, कहा आई लव बिहार। पिन कोड से भी ज्यादा सटीक नई एड्रेसिंग प्रणाली डिजी पिन होगा लॉन्च। 10 अंकों के कोड से हर लोकेशन का मिलेगा डिजिटल पता। डाक पार्सल सही जगह पहुंचाने में मिलेगी मदद। पुलवामा शहीद हेड कांस्टेबल के बेटे राहुल सोरंग का हरियाणा अंडर 19 टीम में हुआ चयन। वीरेंद्र सहवाग ने भावुक पोस्ट साझा कर जताया गर्व। राहुल के उज्जवल भविष्य की कामना। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। सीमा सड़क संगठन के 542 पदों पर 24 नवंबर तक करें आवेदन। सीमा सड़क संगठन ने 542 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। योग्यता 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में आईटीआई डिग्री होना आवश्यक है। आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो 24 नवंबर 2025 के आधार पर गणना की जाएगी। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपए, SC ST के लिए निःशुल्क है। वहीं चयन प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल है। पटना के लिए दिवाली छठ पर शुरू हुई 7 जोड़ी नई फ्लाइट्स। दिवाली और छठ के त्यौहार को देखते हुए पटना के लिए 7 जोड़ी नई उड़ानों की शुरुआत की गई। स्पाइसजेट ने मुंबई के लिए 2 जोड़ी और दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए 1-1 जोड़ी उड़ानों की घोषणा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से पटना के लिए नई फ्लाइटें शुरू करेगी। नई उड़ानों से त्योहार के दौरान बिहार आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। हालांकि टिकटों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पटना दिल्ली के बीच टिकट 6,000 से 19,000 रुपए और पटना मुंबई के बीच 12,000 से 21,000 रुपए तक है। बीएसईबी ने जारी किया एसटीईटी 2025 का एडमिट कार्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसे secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन यानी कि सीबीटी मोड से आयोजित होगी। एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो आईडी प्रूफ अनिवार्य है। परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विषय, विशेष ज्ञान और शिक्षण कला शामिल है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र समय से पहले पहुंचने, नियमों का पालन करने और मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न लाने की सलाह दी गई। त्रुटि होने पर हेल्पलाइन से संपर्क करें। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारी, अनुमति के बिना रैली मना। पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। किसी भी दल या फिर प्रत्याशी को बिना अनुमति रैली, जुलूस, हेलीकॉप्टर या फिर चुनाव कार्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां आवेदन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर स्वीकार किया जाएगा। अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर और लाउडस्पीकर के लिए एसडीओ देंगे। सभी विभाग 48 घंटे में अनुमति देंगे। वहीं चुनाव का आचार संहिता का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स सीट हुई जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स सीट जारी कर दी है। उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 11 से 13 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 50 रुपए है। वहीं परीक्षा 26 अगस्त को ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी में आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 120 प्रश्न थे।
विषयवार वितरण इस प्रकार था जैसे कि सामान्य हिंदी उर्दू 25, गणित 25, विज्ञान 20, सामाजिक अध्ययन 20, सामान्य अंग्रेजी 20, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता 10 प्रश्न। वहीं न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अनारक्षित 35% और आरक्षित 30% है। पास अभ्यर्थियों को मेरिट और संस्थान प्राथमिकता के आधार पर आवंटन होगा। 6 लेन बनने से पटना भोजपुर छपरा का सफर होगा आसान। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए भोजपुर छपरा 4 लेन को 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में इस 4 लेन पर ट्रकों की भारी आवाजाही और गड्ढों की वजह से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बनी रहती है। 6 लेन बनने और उसके बाद सफर आसान होगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। इससे भोजपुर छपरा और पटना के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और तीनों जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जिला प्रशासन ने इस निर्णय के तहत सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। परियोजना से यात्रियों और परिवहन क्षेत्र दोनों को लाभ मिलेगा। 12 नवंबर को मौर्यालोक में लगेगा पासपोर्ट अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा। बिहार में पासपोर्ट बनाने में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत 12 नवंबर को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय यानी कि मौर्यालोक में लगेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया है कि इसमें उन सभी लोगों के आवेदन का समाधान किया जाएगा जिनके पासपोर्ट लंबित है। आवेदक अपने आवेदन लेकर के सीधे अदालत में आ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि ऑन द स्पॉट ही उनके मामले का निपटारा कर दिया जाए। इसके अलावा जिन आवेदकों को पासपोर्ट बनाने में किसी प्रकार की समस्या हो रही, वे भी अपनी शिकायत अदालत में रख सकते हैं। जमुई के किशोर सिंह ने अंडर 16 भाला फेंक में जीता गोल्ड मेडल। जमुई के किशोर सिंह ने 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 16 भाला फेंक में 67.20 मीटर का प्रदर्शन कर बिहार को गोल्ड मेडल दिला दिया। प्रतियोगिता भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुई। इसी चैंपियनशिप में सारण के आयुष राज ने कांस्य पदक जीता है। किशोर की सफलता में परिवार का समर्थन अहम रहा। उनके पिता का 2022 में निधन हो गया था, लेकिन मां संगीता सिंह और बड़े भाई राजा गुलाब सिंह के प्रोत्साहन से किशोर ने गोल्ड मेडल जीता है। किशोर पहले 2023 में कोयंबटूर में 60.56 मीटर फेंक करके गोल्ड जीत चुके हैं। पिन कोड से भी ज्यादा सटीक है नई एड्रेसिंग प्रणाली। पिन कोड जो 6 अंकों का होता है, किसी भी स्थान की लोकेशन बताने और डाक पार्सल सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। अब भारत में नई एड्रेसिंग प्रणाली डिजिपिन लॉन्च हो गई है। पिन कोड जो 6 अंकों का होता है, किसी भी स्थान की लोकेशन बताने और डाक पार्सल सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। अब भारत में नई एड्रेसिंग प्रणाली डिजिपिन लॉन्च हो रही है, जो 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है और हर स्थान के सटीक कोऑर्डिनेट्स पर आधारित है। यह 4 मीटर × 4 मीटर ग्रेड में किसी स्थान को दर्शाता है। वहीं डिजिपिन की मदद से पार्सल, कुरियर और इमरजेंसी सेवाएं सीधे लोकेशन तक पहुंच सकेगी। इसे IIT हैदराबाद, NRSC और इसरो ने विकसित किया है और इसका उद्देश्य देश के हर स्थान को डिजिटल पहचान देना है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन। NTA ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। आवेदन 30 अक्टूबर तक वेबसाइट exams.nta.nic.in/सैनिक स्कूल सोसाइटी पर किए जा सकते हैं। कक्षा 6 से 10 और 12 वर्ष और कक्षा 9 से 13 से 15 वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं। फीस जनरल, OBC, डिफेंस के लिए 850 रुपए है, वहीं SC ST के लिए 700 रुपए है। परीक्षा जनवरी 2026 में ऑफलाइन OMR सीट पर 190 शहरों में होगी। कक्षा 6 में 300 अंक और कक्षा 9 में 400 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें मैथ्स का भारी योगदान है। रिजल्ट 4 से 6 सप्ताह बाद आएगा। पटना पहुंचते ही अरशद वारसी ने चखा डाक बंगला का लिट्टी चोखा। पटना में अभिनेता अरशद वारसी और डायरेक्टर अक्षय सेरे फिल्म भागवत के प्रमोशन के लिए शनिवार को पहुंचे। अरशद ने डाक बंगला चौराहे पर लिट्टी चोखा का स्वाद लिया और इसे लाजवाब बताया। साथ ही बिहार के लोगों की मेहनत और ऊर्जा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शुक्रिया बिहार, मुझे यहाँ अपना प्यार और सम्मान मिला है। आई लव बिहार। दोनों कलाकारों ने जनता से बातचीत कर फिल्म की कहानी, थीम और शूटिंग के अनुभव साझा किए। फिल्म की वास्तविकता और समाज से जुड़ी कहानी ने दर्शकों को उत्साहित किया। G5 पर डिजिटल प्रीमियर के लिए भी उत्साह देखा गया। बिहार चुनाव में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाए गए नए स्वीप आइकॉन।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत कला, खेल और समाज सेवा से जुड़ी हस्तियों को स्वीप आइकॉन बनाया गया। राज्य स्तर पर अभिनेता चंदन राय, पंकज झा और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को जोड़ा गया है। वहीं भोजपुर की वुशु खिलाड़ी सौम्या आनंद और आयुष ठाकुर, रोहतास की हॉकी खिलाड़ी ज्योति कुमारी, जमुई के कलाकार अशोक कुमार विश्वास, तबस्सुम अली और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार, शेखर चौरसिया, संतोष पांडे को जिला स्तर पर स्वीप और पीडब्ल्यूडी आइकन नियुक्त किया गया। पटना पुलिस ने चुनाव से पहले 4 लाख नगद और हथियार किए बरामद। चुनाव में आचार संहिता लागू होते ही पटना पुलिस ने अपराधियों पर सख्ती दिखाते हुए सीएपीएफ के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। पीरबहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ पर वाहनों की जांच में 4 लाख रुपए नगद बरामद हुए, जिसे वैशाली से लाया जा रहा था। वहीं शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के केशव पैलेस में गुप्त सूचना पर एसटीएफ और पुलिस ने अवैध हथियार, 16 जिंदा कारतूस और फर्जी लाइसेंस बरामद किए। गिरफ्तार युवक दिलीप कुमार औरंगाबाद निवासी है। पुलिस जांच में बताया गया कि वह लोगों को धमकाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करता था। उपराष्ट्रपति ने जेपी नारायण की जयंती पर सिताब दियारा में दी श्रद्धांजलि। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शनिवार को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन उनके पैतृक गांव सिताब दियारा पहुंचे और उनकी आत्म प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच वे सड़क मार्ग से पटना से गांव पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने लगभग 45 मिनट तक गांव में रुक करके जेपी के योगदान और विचारों को याद किया। एक जेपी सेनानी ने पेंशन न मिलने की बात उठाई, जिस पर उन्होंने अधिकारी को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद वे स्मृति भवन समारोह में शामिल हो गए। मेटा ने जोड़ा हिंदी और पुर्तगाली ट्रांसलेशन फीचर। मेटा ने अपने एआई संचालित ट्रांसलेशन फीचर में अब हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं जोड़ दी है। अगस्त 2025 में शुरू हुआ यह फीचर अब रील्स को अपने आप कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है। साथ ही आवाज के टोन और लिपसिंग को भी सटीक रखता है। यह फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। व्यूअर्स भी चुन सकते हैं कि वे रील अनुवादित या फिर मूल भाषा में देखें। रील अपलोड करते समय ट्रांसलेट योर वॉइस विद मेटा एआई का विकल्प मिलेगा। क्रिएटर्स ये भी ट्रैक कर सकेंगे कि किस भाषा में उनकी रील्स को सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। बीआरए बिहार पीएटी 2025 में हल्के रंग के आधे बाजू के कपड़े पहनना है जरूरी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर को होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी कि पीएटी में कड़ी निगरानी रखी गई है। परीक्षार्थी फुल शर्ट या फिर टी शर्ट, जूता, मोजा और बेल्ट नहीं पहन सकेंगे। हल्के रंग के आधे बाजू के कपड़े जरूरी है। ओएमआर सीट में किसी प्रकार का अंकन वर्जित है। परीक्षा केवल अंगीभूत कॉलेजों के नियमित शिक्षकों द्वारा निगरानी में होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रवेश सुबह 9 बजे से शुरू होगा। वहीं 10:15 के बाद प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर्जित है। 12 परीक्षार्थियों पर एक शिक्षक, 3 उड़नदस्ता टीम और कुलपति समेत अधिकारी केंद्र निरीक्षण करेंगे। एडमिट कार्ड जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ऐसे में दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें हल्की ठंडी रहने की संभावना है। लगातार स्थिर मौसम के कारण किसानों और आम जनता के लिए कृषि और दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से प्रभावित होगी। मौसम में अचानक बदलाव की संभावना कम है। शेखपुरा में पुलिस और सीआरपीएफ ने अवैध शराब अड्डे किए ध्वस्त। शेखपुरा में कसार थाना पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न गांवों में 18 अवैध शराब निर्माण अड्डों को ध्वस्त किया गया और 655 लीटर निर्मित और अर्धनिर्मित शराब बरामद कर मौके पर नष्ट कर दिया गया। छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया, जिसमें पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल थे। अभियान का उद्देश्य 6 नवंबर को शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करना है। जदयू में लौटे सीएम नीतीश के करीबी अरुण कुमार।
पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के करीबी अरुण कुमार शनिवार को तीसरी बार जदयू में शामिल हो गए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई, जबकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्वागत किया। अरुण कुमार पहले समता पार्टी, फिर जदयू और आरएलएसपी से सांसद रह चुके हैं। उनका लौटना जदयू का मगध और जहानाबाद क्षेत्र में मजबूती देगा, खासकर भूमियार वोट बैंक में। 2020 में उनकी गैर मौजूदगी में एनडीए को क्षेत्र में नुकसान हुआ था। अब जदयू ने रणनीति बदलते हुए अरुण कुमार को फिर से अपने साथ जोड़ा, जिससे पार्टी की चुनावी स्थिति मजबूत होगी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर किया कटाक्ष। बिहार में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रशांत किशोर ने राघोपुर से जनसुराज अभियान की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से तेजस्वी यादव दूसरी सीट तलाशने लगे हैं, क्योंकि राघोपुर से उनकी हार तय है। किशोर ने कहा कि अगर वे राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी को 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी को अमेठी में करना पड़ा था। उन्होंने एनडीए नेताओं को भी जनता की अदालत में उतरने की चुनौती दी और कहा कि राघोपुर से चुनाव पर फैसला जनता की राय से होगा। लोजपा रामविलास ने की तैयारी पूरी, कैंडिडेट लिस्ट जल्द जारी करेंगे चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोजपा रामविलास ने अपने उम्मीदवारों को लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड बैठक में चिराग पासवान को उम्मीदवारों के नाम घोषित करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बताया कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बैठक में सभी सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है और भाजपा जल्द ही इसका ऐलान करने वाला है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, जो पिछले चुनाव से 5 गुना अधिक है। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उद्देश्य राज्य में तीसरा विकल्प तैयार करना है, जिससे राजग और महागठबंधन दोनों प्रभावित हो। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजद ने गठबंधन में शामिल होने की पेशकश का जवाब नहीं दिया, इसलिए पार्टी अब अपने दायरे का विस्तार कर रही। पार्टी विशेष करके मुसलमानों के अधिक आबादी वाले सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं एआईएमआईएम 2020 में 5 सीटें जीत चुकी थी। 13 अक्टूबर को जेजेडी घोषित करेगा उम्मीदवार। जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी 13 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। पार्टी के संस्थापक तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो उन्होंने 2015 में राजद में रहते हुए जीती थी। राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने जेजेडी की स्थापना की। उनका महुआ से चुनावी दावेदारी राजद के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर मुकेश कुमार रोशन जैसे सीटों पर। बिहार के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे का 11 नवंबर को होगा। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप के अकेले चुनाव लड़ने से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलवामा शहीद के बेटे के चयन पर वीरेंद्र सहवाग हुए भावुक। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पुलवामा हमले में शहीद हेड कांस्टेबल विजय सोरंग के बेटे राहुल सोरंग के हरियाणा अंडर-19 टीम में चयन पर भावुक पोस्ट साझा की। राहुल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, जहां सहवाग शहीदों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते हैं। राहुल पहले अंडर-14 और अंडर-16 टीमों में भी खेल चुके हैं। सहवाग ने लिखा कि राहुल की सफलता देखकर उन्हें गर्व है और यह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने राहुल की मेहनत और संघर्ष को सलाम करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1864 में कामिनी राय का जन्म हुआ, जो प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी थी। 1888 में पेरिन बेन का जन्म हुआ, जो पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुयायी बनी। 1908 में वैज्ञानिक आत्माराम का जन्म हुआ। वहीं 1911 में विजय मर्चेंट का जन्म हुआ, जो डॉन ब्रैडमैन के समय के महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1938 में उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्म हुआ। इसी दिन 1967 में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और 1993 में पी वेंकट सुबैया का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में
आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा जनसंख्या वर्ग किस सामाजिक समूह का है? ऑप्शन ए है मुसलमान, ऑप्शन बी है ओबीसी और ईबीसी, ऑप्शन सी है अगड़ी जाति या फिर ऑप्शन डी आदिवासी यानी कि एसटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओबीसी और ईबीसी। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। हमारा तीसरा सवाल है कि देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। हमारा चौथा सवाल है कि भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है परवेज वारसी, अब्दुल मनान, गौरव गुप्ता, रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, चंदन कुमार, अबोध कुमार, अंकित कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिंह, आलोक प्रियदर्शी, राजीव कुमार, रामलाल शाह, नरेंद्र गुप्ता, प्रदीप पंडित, पवन सिंह, शैलेश कुमार, मुन्ना प्रसाद, जयप्रकाश शर्मा, धनेश्वर शाही, सभ्या झा, सोनाली कुमारी, राजीव रॉय, वरुण सिंह, पिंटू कुमार, रजिक हनाम, आयुष राज, राजेश पासवान, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, मोहन शर्मा, संजीत कुमार, विकास कुमार, राजीव राय, सुनील कुमार और अजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप अपने YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।